फ्रेंड्स, मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर आ गया हूं। और देखिए, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। मोशन ऑफ द अर्थ को समझेंगे। पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण के बारे में जो रीट SST L2 का जो सिलेबस का ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक और नया टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में आ गया। आज हम पढ़ेंगे रीट L2 SST ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, जिसे हम बात करें पृथ्वी की गतियां यानी कि मोशन के बारे में बात करेंगे, घूमने के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी मुख्यतः दो तरीकों से घूमती है। पहला है घूर्णन, घूर्णन को बोलते हैं रोटेशन, और दूसरा बोलते हैं परिक्रमण, जिसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। मेरी वीडियो जो है आपको अच्छी लग रही हो तो आप बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कोई क्वेश्चन या कुछ मैं अभी अगर मेरे से कोई छूट गई है तो आप उसे मुझे बताएं जरूर। और पीछे आप कई वीडियो मेरी देख चुके हैं, रीट से संबंधित जो L2 से संबंधित SST की जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ। सो आइए हम बात करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में। घूर्णन, और आप सभी को पता है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर से किधर की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए सबसे पहले सूर्योदय जो होता है पूर्व की ओर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर आवर प्रति आवर यानी कि घंटे के हिसाब से गति करती है। और ये होता है पूरा एक चक्कर जो है पूरा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। तो आइए गतियों के बारे में बात करें। तो पहली गति में डिस्कस करेंगे घूर्णन के बारे में, जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी एक दिन में अपना पूरा चक्कर जो लगाती है उसे दैनिक गति कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ठीक है। 24 घंटे में पृथ्वी अपना, कितने घंटे में ये जो मूलतः माने जो जाता है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पर। कहां पर? अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, जिसे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड कहा जाता है। इन नक्षत्र दिवस के अनुसार एनसीईआरटी बुक में कहा गया है, इसे नक्षत्र दिवस के अनुसार, लेकिन इसे 24 घंटे कहा जाता है। मेन जो देखें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। और इसी के कारण सूर्योदय किधर होता है? सूर्योदय सबसे पहले पूर्व की ओर होता है। सूर्योदय सबसे पहले पूर्व की ओर। ठीक है। आगे बात करें, पृथ्वी की इस गति के कारण भूमध्य रेखीय वृत्त पर, पृथ्वी की इसी गति के कारण भूमध्य रेखीय वृत्त जो है, रेखीय जो क्षेत्र है, उसमें सबसे अधिक उभार, भूमध्य रेखा पर अधिक उभार होता है एवं ध्रुवों पर चपटापन पाया जाता है। यानी कि जो पृथ्वी है, भूमध्य रेखा पर जो अधिक उभार जो होता है और ध्रुव पर चपटापन पाया जाता है, वही इस दैनिक और घूर्णन गति के कारण पाया जाता है। सूर्य के सामने सबसे पहले पृथ्वी जो है, पृथ्वी को देशांतर रेखा दो गोलार्ध में बांटती है। पृथ्वी दो गोलार्ध में है और सूर्य के सामने सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध सबसे पहले आता है और सूर्य उदय पूर्व में होता है। जब सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध में आएगा, गोलार्ध की स्थिति क्या है ये देखें, ये पृथ्वी, इसमें ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, तो यहाँ पूर्व में सबसे पहले जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूम करके जाएगी तो सबसे पहले ये वाला भाग सामने आता है, इसीलिए यहाँ सूर्योदय हो जाता है। तो ठीक है, ये मेरी बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक साथ हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। आगे देखिए, इसमें और आगे हम बढ़ेंगे, तो इसे मैं साफ कर रहा हूँ, आपने ले लिया होगा।
तो आइए देखते हैं पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण दोनों कैसे करती है। पृथ्वी सबसे नजदीकी तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा जो है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा जो है, तो हम घूर्णन की बात कर रहे थे। घूर्णन सबसे नजदीकी तारा है कौन? तारा सूर्य है। कौन है? सूर्य है। कौन सा है? सूर्य है। तो पृथ्वी क्या करती है? ये सूर्य हो गया और ये परिक्रमा जिसके चारों करती है, तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे तो कहा जाता है परिक्रमण। जब सन के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे तो कहा जाता है परिक्रमण। लेकिन पृथ्वी भी अपने स्थान पर घूमती हुई चलती है। पृथ्वी भी अपने इस अक्ष पर घूमती हुई चलती है। घूमते घूमते ये पूरा एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन में। कितने दिन में? 365 सही 1/4 दिन में। कितने दिन में? 365 सही 1/4। और ये करती है 24 आवर, यानी कि 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पर भी पृथ्वी, अभी देखो एक लाइन और देखें, पृथ्वी पर सर्वाधिक घूर्णन कहाँ होता है? आप बताएंगे मुझे। सर्वाधिक घूर्णन जो होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे अधिक घूर्णन जो होता है भूमध्य रेखा पर होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है ध्रुवों पर। देखिए भूमध्य रेखा पर होता है और गति होती है इसकी बहुत, आप देखें आगे आ जाए, घूर्णन गति सबसे कम कहाँ होती है? ध्रुवों पर। और घूर्णन गति सबसे कम ध्रुवों पर होती है। कहां पर होती है? ध्रुवों पर। आप ये याद रखेंगे। तो सबसे अधिक कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। और सबसे कम कहां होती है? ध्रुवों पर होती है। सबसे कम कहां होती है? ध्रुवों पर होती है। ठीक है। और ध्रुवों पर अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक, और भूमध्य रेखा पर, और गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर। तो देखिए भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा और तो देखिए अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक लगता है। सबसे अधिक लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और ध्रुवों पर कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछेगा कि भूमध्य रेखा पर कौन सा बल सबसे अधिक लगता है, तो आप बता देंगे अपकेंद्रीय बल। ध्रुवों पर सबसे अधिक बल कौन सा लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। घूर्णन की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। घूर्णन की गति सबसे कम कहाँ होती है? ध्रुवों पर। तो ये इजी सा है। ठीक है। जो घूर्णन गति की बात करें, आप देखें परिक्रमण पथ होता है जिसके चारों ओर ये सूर्य के चारों ओर लगाती है, लंब कोण बनाती है। परिक्रमण पथ जो होता है, पृथ्वी अपने पथ पर कोण बनाती है। पृथ्वी अपने पथ पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कोण बनाती है कितने डिग्री का बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण। अब आपको ये नहीं कि झुकाव नहीं देखना है। झुकाव तो 23.5 डिग्री पर है, लेकिन जो पृथ्वी अपने पक्ष पर जो परिक्रमा जब कर रही होती है पथ पर, तो कोण बनाती है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये ध्यान रखना है, 66.5 डिग्री का। ठीक है। और झुकाव की बात करें तो पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। पृथ्वी के झुकाव के फलस्वरूप उत्तर व दक्षिण ध्रुव बारी बारी, और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी के झुकाव कितने पर है? पृथ्वी का झुकाव कितने पर है? 23.5 डिग्री। कितने पर है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। किस पर है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। और इसी अक्षांश के झुकाव के कारण पृथ्वी का हर हिस्सा धीरे धीरे एक एक करके, उत्तरी और दक्षिणी जो भाग है वो धीरे धीरे पृथ्वी सूर्य के सामने आता है, जिससे दोनों गोलार्धों में झुकाव इसी से पृथ्वी पर क्या बनती है? पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है।
ये बिल्कुल सीधा पूछ ले, किस कारण से पृथ्वी को निकला? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है। आप जानते हैं मुख्यतः हमारी 3 ऋतुएं सर्दी, गर्मी और वर्षा, वो इसी झुकाव के कारण बनती हैं। अक्षीय झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पर दिन रात भी ना बनता। अक्षीय झुकाव नहीं होता तो दिन रात भी नहीं बनते। ये झुकाव नहीं होता तो दिन रात भी नहीं बनते। आप सभी जानते हैं दिन रात नहीं बनते और ऋतुओं का बनना भी संभव नहीं बनते, और ऋतुएं भी नहीं बनती। क्या नहीं बनती? ऋतुएं भी नहीं बनती। समझ में आया होगा। 33.5 डिग्री अक्षांश पर झुकाव कारण दिन रात बनते हैं और इसी के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है। अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता। सौर दिवस की बात करें, किसकी बात करें? सौर दिवस। सौर दिवस होता क्या है? सौर दिवस क्या होता है? पृथ्वी जब एक चक्कर अपना पूरा करती है, आप समझे इस बात को, पृथ्वी एक चक्कर अपनी ही अक्ष पर जब एक चक्कर पूरा करती है, ऐसे घूमती है ये, तो इसमें एक हिस्सा सूर्य के सामने आता है, फिर दूसरे पर अंदर होता है, फिर सामने, तो एक 24 घंटा लगता है पूरा, उसे कहा जाता है सोलर डे या सौर दिवस। ठीक है, सौर दिवस। और एक होता है नक्षत्र दिवस। एक होता है नक्षत्र दिवस। ये नक्षत्र दिवस आपका चलता है 365 से ही 1/4, जो पृथ्वी के परिक्रमण से जुड़ा है। सौर दिवस जो है आपके घूर्णन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? घूर्णन से। और देखिए लीप वर्ष, जो उसे हम परिक्रमण में बात करेंगे, लीप वर्ष क्या होता है आप सभी जानते हैं, 365 से 1/4। बात ही कर लेते हैं अभी। लीप वर्ष, लीप वर्ष होता है 365 सही 1/4, जो दिन आप मान रहे हैं इसको +1/4 +1/4 जब कर लें तो चौथी जो दिन है 1 2 3, चौथा जो बार आएगा उस समय दिन कितने हो जाते हैं? 366। और फरवरी कितने की हो जाती है? फरवरी हो जाती है आपके 29 की। प्रति चौथे वर्ष में ये ऐसा होता है जब फरवरी 29 की हो जाती है। तो ये सारा आपका था पृथ्वी घूर्णन के बारे में हम बात कर रहे थे। ये परिक्रमण से संबंधित थोड़ा सा हमने समझा। तो घूर्णन क्या है आपने समझा होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए परिक्रमण को समझेंगे। तो मैं समझता हूँ आपने समझ लिया होगा, इसे साफ करते हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं पृथ्वी गतियों में। घूर्णन हमने देखा था, रोटेशन हमने देखा, रोटेशन के बाद हम देखेंगे आप रिवोल्यूशन की बात करेंगे, परिक्रमण की बात करेंगे। सीधे से शब्दों में समझ लें कि जब ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो हमारी अर्थ है वो पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है कितने दिनों में? 365 सही 1/4 दिनों में। कितने दिनों में? 365 सही 1/4 दिनों में। यही कहलाता है परिक्रमण, जिसे कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। किसमें? अपनी कक्षा में। ये पृथ्वी की एक कक्षा है जिसमें ये चारों ओर चक्कर लगाती है। किसका? सूर्य का चक्कर लगाती है। और जो ये व्रत होता है, ये व्रत होता है, ये दीर्घ वृत्ताकार, इसको ऐसे देखेंगे हम, ये कैसे होता है? एक दीर्घ वृत्ताकार। कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। ये परिक्रमण पथ कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है परिक्रमण पथ पृथ्वी का जो होता है सूर्य के चारों ओर कैसा है? वो दीर्घ वृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। इस कारण एक बार पृथ्वी पर अपसौर होता है, एक बार उपसौर। इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दो स्थिति बनती है, जिसे अपसौर और उपसौर कहते हैं। अब ये होता क्या है इसे मैं आपको समझाऊंगा, आपके उपसौर और अपसौर क्या है। ठीक है, इसी को हम देखते हैं तो ये समझ में आएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम 365 सही में इसे परिक्रमण कहते हैं, अपनी कक्षा बोलते हैं। इसकी कक्षा कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे समझते हैं अपसौर और उपसौर के बारे में कि ये होता क्या है। ठीक है, बड़ी इजी तरीके से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, परिक्रमण पथ की दूरी जो होती है,
यानी कि जो टोटल परिक्रमण पथ की दूरी, परिक्रमण पथ की दूरी जो है वो आपके देखें 965 मिलियन किलोमीटर, या वैसे कहें तो 95 करोड़ किलोमीटर। दोनों दूरी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपसोर और उपसोर के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं हम अपसोर के बारे में। अपसोर क्या है? दूसरा लेंगे हम उपसोर के बारे में कि उपसोर क्या है। ठीक है, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अपसोर और उपसोर क्या है, केवल एक शब्द के अंतर से आप इसे समझ जाएंगे कि क्या होता है। अपसोर जो है वो दूर की स्थिति है। कैसी स्थिति है? दूर की। उपसोर क्या है? ये नजदीक की स्थिति है। किसके? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब अधिक होती है तो उसे उपसोर, और जब नजदीक होती है तो उसे उपसोर कहा जाता है। अब दूरी कितनी होती है? तो जब दूर होता है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। और जब नजदीक होता है तो 147 मिलियन किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं, कितना कहते हैं? 152 मिलियन किलोमीटर, या 15.2 करोड़। यहाँ बोलेंगे आप इसके 14.95 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अपसोर दूर की स्थिति है, उपसोर नजदीक की स्थिति है। दूरी 15.2 करोड़, यहाँ 14.95 करोड़। ठीक है, इसे 152 मिलियन भी बोलते हैं, 152 मिलियन करोड़, और यहाँ बोलते हैं इसे 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब ये दूरी अपसोर की, तो हम यहाँ देखें ये कब होती है। अपसोर जो होता है ये होता है 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। ये तिथि याद रखनी है आपको, 4 जुलाई। और ये होता है 3 जनवरी को। ये डेट आपको याद रखनी है। अपसोर 4 जुलाई को, उपसोर 3 जनवरी को होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अपसोर, अब देखें ये मुख्य जो इसकी थी, ऐसा नहीं है कि 3 जनवरी को, 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में, 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच की जो अवधि है उस अवधि में ये अपसोर जो स्थिति है होती है। पहले तो ये समझे कि अपसोर है क्या। अप, यहाँ अप को याद रखना है, यूपी। अपसोर, अप मतलब दूर, अप का मतलब होता है ऊंचा, यानी कि उप, दूर। अप मतलब अपसोर, दूर की स्थिति। दूर में 115.2 करोड़ कह लो, 152 मिलियन किलोमीटर कह लो। कब है? 4 जुलाई को। कब है? 4 जुलाई को। और इसी समय में इसे इंग्लिश में कहें तो इसे कहा जाता है अपहेलियन। क्या कहा जाता है? अपहेलियन। आपको ये भी याद रखना है, ऐसे दे सकता है। और इसे कहा जाता है पेरी, इसे कहा जाता है पेरी हेलियन। क्या कहा जाता है? पेरी हेलियन कहा जाता है। और ये जो होता है उपसौर जो होता है, ये होता है आपके उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य के सामने। उत्तरी गोलार्ध में कौन से में होता है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर। और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में। और कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। कौन सी? मकर रेखा पर। ओके, थोड़ी है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे अपसोर और उपसोर के बारे में। अपसोर का मतलब दूर, 15.2 किलोमीटर, जो करोड़ किलोमीटर होती है, 4 जुलाई को। इसे 152 मिलियन किलोमीटर भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में अपहेलियन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर ऐसा होता है। और उपसोर की स्थिति है, जो उपसोर यानी कि नजदीक की स्थिति, जब सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक होती है, 14.92 करोड़ किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर भी कहा जाता है। ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को, आपको याद रखना है। स्थिर नहीं है, मुख्यतः किताबों के अनुसार देखें, एनसीईआरटी में आपको जो दे रखा है वो 3 जनवरी दे रखा है। ये वैसे कुछ विद्वानों ने इसे 2 से 5 जनवरी के बीच में माना जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है पेरी हेलियन, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विषुव के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चित्र के माध्यम से मैं आपको अपसोर और उपसोर को बताता हूँ, फिर हम बात करेंगे विषुव के बारे में, संक्रांति के बारे में, जो इन्हीं घूर्णन गतियों से बनती हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ, तो एक चित्र हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, यहाँ ये दीर्घ वृत्ताकार जो है, यहाँ ये आपका सन हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है,
अब ये जो परिक्रमण पथ है, इसमें जो सूर्य पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब इसके बीच की, इन दोनों के बीच की जो है सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी वो कम होती है। कम होती है तो आप यहाँ लिखेंगे उपसौर, यानी कि नजदीक। जब सूर्य जो पृथ्वी के या पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है उसको कहा जाता है क्या, अपसौर, सॉरी उपसौर। और जब दूर होती है, अब यहाँ अर्थ यहाँ चली गई तो इनके बीच की दूरी ज्यादा हो गई, तो इसे कहा जाएगा अपसौर। ठीक है, अप मतलब दूर और उप मतलब नजदीक। जैसे उप सरपंच, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कह सकते हैं। उप मतलब जस्ट नीचे वाला, नजदीक वाला। और ये स्थिति होती है 147 मिलियन और ये होती है 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये कब कब होता है अभी मैंने आपको बताया, 3 जनवरी और 4 जुलाई को। ठीक है, तो आइए आगे हम विषुवों के बारे में बात करते हैं। विषुव क्या होते हैं? विषुव पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। विषुव, विषुव वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें, किस पर, विषुव की बात हुई है तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, किस पर, इसीलिए विषुव कहा गया विषुवत रेखा पर। किस पर, विषुवत रेखा पर। कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? विषुव कहते हैं। और यही दिन और रात, यहीं पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। और ये स्थिति कब होती है? 21 सितंबर या आप देखें 21 मार्च व 22 सितंबर को। ये दो तिथियां ऐसी हैं जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 21 मार्च और 22 सितंबर को। तो देखिए आज इसे बात करते हैं 21 मार्च, इसको लेते हैं और यहाँ लेते हैं 22 सितंबर। 22 सितंबर, इन दोनों के बारे में ही बात करते हैं कि दोनों तिथियां इस समय जो विषुवत रेखा पर, इस पर विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो, ये आपका पृथ्वी और ये आपकी, इस चित्र को मैं बाद में समझाऊंगा, अभी हम केवल इसको लिख लें आप, और फिर चित्र के माध्यम से बाद में समझेंगे। लास्ट चित्र के माध्यम से इसको क्लोज करूंगा इस टॉपिक को आपके। 21 मार्च को बोला जाता है बसंत विषुव। 21 मार्च की बात कर रहे थे, इसे बसंत विषुव कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और इसमें उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है कितने दिन का? 6 माह का। और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है 6 माह तक। ठीक है, अब बात करें 22 सितंबर के बारे में। 22 सितंबर जो है इसे शरद विषुव कहा जाता है। और शरद विषुव जो होता है इस समय आपके, 22 नहीं कहेंगे, इसे 23 सितंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? 23 सितंबर कहेंगे और शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है, 6 माह का दिन, 6 माह की रात। आगे बात करें हम 21 जून, अभी इसे आप उतार लें, देख लिया और आगे बढ़ें। तो ये विषुव हो गया है आपका। विषुव के बाद हम बात करेंगे अब संक्रांति के बारे में। संक्रांति बोलते हैं जैसे 21 जून और 23 सितंबर। इसको चित्र के माध्यम से आप समझिए। पहले हम देखते हैं भारतीय मौसम विभाग प्रयोगशाला जो है वो कहाँ है? प्रयोगशाला पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में। पुणे कहाँ है आप सभी जानते हैं? महाराष्ट्र में है, पुणे में है। ठीक है, आगे बात करें भारत में ऋतुएं। आपकी ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं आप सभी जानते हैं? 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। तो इसमें देखिए भारत में ऋतुएं जो ग्रीष्म ऋतु और शीतकाल ऋतु, मुख्य 2 ऋतुएं हैं। ठीक है, इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आगे बात करें समान जो हम देखें, ये चित्र के माध्यम से आपको सारा विषुव और ये सारा क्लियर हो जाएगा। इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब बीचों बीच कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। यहाँ 0 डिग्री पर देखें, इसे और मैं थोड़ा सा इधर लेता हूँ तो आप देखिएगा, दिख रहा होगा आप सभी को। ये बीचों बीच इसे लें 0 डिग्री और इसे क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। एक वृत्त यहाँ बनता है, इसे यहाँ कहेंगे हम कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यहाँ जो बनता है उसे लेंगे हम, ये बनेगा आपका आर्कटिक वृत्त। क्या बनेगा? आर्कटिक वृत्त। ठीक है,
यहाँ जो बनेगा ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर, ये आपके है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। यहाँ 66.5 डिग्री पर आपके बनेगा अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। ये समझ में आया? 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ, और ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। आगे इसमें समझते हैं। तो इस पर सबसे पहले यहाँ देखें कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है 21 जून। 21 जून को 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। यहाँ पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य सीधा चमकता है कहाँ पर? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर, जिसे हम संक्रांति की बात करते हैं, और इसी को बोला जाता है कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। यहाँ बात करें आप मकर रेखा की, तो मकर रेखा को 22 दिसंबर पर, किस पर? 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। कहाँ पर? मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। इसे बोलते हैं शरद या शीत संक्रांति। क्या कहते हैं इसे? मकर हो गई, या इसे आप सीधा मकर शरद ना कहकर मकर संक्रांति कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मकर संक्रांति। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन इसी पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा पर आपने पीछे भी पढ़ा था 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य सीधा चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इसी दिन क्या होता है? दिन और रात, दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। मकर रेखा की बात की, कर्क रेखा की बात की। कर्क रेखा 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, इसे कर्क संक्रांति बोलते हैं। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, इसे मकर संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। और मकर संक्रांति दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन बड़ा होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा। मकर संक्रांति को दिन बड़े होने लग जाते हैं, दिन बड़ा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखें इसी का उत्तरायण। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकता है तो उसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य का उत्तरायण क्या बोलते हैं? सूर्य का उत्तरायण। जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर यानी कि उत्तर दिशा घूमता है उसे उत्तरायण कहते हैं। सूर्य दक्षिण दिशा की ओर घूमता है इसे दक्षिणायन कहते हैं। संक्रांति जो होती है इसी को उत्तरायण और दक्षिणायन के लिए यानी कि आपके काम में आती है। चित्र के साथ समझे होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और आगे हम नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं मनोज आर्य, आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।